नमस्कार। कभी सोचा है कि एक साम्राज्य कैसे बनता है? तलवार और तोप से तो बनता ही है, लेकिन कभी-कभी सिर्फ कागज पर लिखे कानूनों से भी बनता है। आज हम ऐसे ही 85 सालों की कहानी में उतरेंगे, जब एक-एक कानून ने धीरे-धीरे एक ट्रेडिंग कंपनी को भारत पर राज करने वाली ताकत में बदल दिया। चलिए इस कानूनी ब्लूप्रिंट को समझते हैं। और हमारी इस पूरी पड़ताल का हीरो है ये दस्तावेज। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक पुराना पन्ना नहीं है। असल में यही वो पूरा खाका है, वो ब्लूप्रिंट है जिसने एक एक करके ऐसे कानून बनाए जिनसे भारत में सत्ता का चेहरा हमेशा के लिए बदल गया। हमारी ये यात्रा 5 अहम पड़ावों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो पहले नियम क्या थे, फिर दोहरी सरकार की एक बड़ी ही अनोखी प्रणाली को समझेंगे। इसके बाद जानेंगे कि कैसे व्यापार और सोच में बदलाव आया। फिर देखेंगे कि कैसे पूरे उपमहाद्वीप पर सत्ता को एक जगह केंद्रित किया गया, और आखिर में बात करेंगे उस स्टील फ्रेम की, यानी सिविल सेवा, जिसने इस साम्राज्य को चलाया। तो कहानी की शुरुआत होती है पहले पड़ाव से, पहले नियम। ये वो पल था जब ब्रिटिश संसद ने तय किया कि एक व्यापार करने आई कंपनी को अब और मनमानी करने नहीं दिया जा सकता, उसे काबू में करना ही होगा। और ये पहला बड़ा कदम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, इसका मकसद एकदम साफ था। ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ मसाले नहीं खरीद बेच रही थी, वो जंग लड़ रही थी, इलाके जीत रही थी, मतलब एक राजनीतिक ताकत बन गई थी। तो उसकी बेहिसाब पावर पर लगाम कसना जरूरी हो गया था। इस एक्ट ने जो बदलाव किए वो जबरदस्त थे। बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया, जिससे उसे ज्यादा पावर मिली। वॉरेन हेस्टिंग्स इस पद पर बैठने वाले पहले शख्स थे, लेकिन उन पर भी एक चेक रखने के लिए 4 लोगों की एक काउंसिल बना दी गई। और तो और, न्याय के लिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी खोल दिया गया। मतलब एक ही झटके में सरकार और अदालत दोनों की नींव रख दी गई। लेकिन पहला कानून काफी नहीं था। कंपनी की मुश्किल ये थी कि वो एक ही वक्त में व्यापारी भी थी और शासक भी। अब इन दोनों कामों को अलग कैसे किया जाए? यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे खंड की, जिसमें एक अजीब सी दोहरी सरकार की व्यवस्था बनाई गई। तो 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ठीक 11 साल बाद आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और इसने एक बहुत ही अनोखा, एक तरह से कहें तो क्रांतिकारी समाधान पेश किया, जिसका मकसद था कंपनी के व्यापार और राजनीति को बिल्कुल अलग अलग कर देना। और ये बंटवारा हुआ कैसे? देखिए, एक डबल गवर्नमेंट सिस्टम बनाया गया। लंदन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, जिसका काम था कंपनी के सारे राजनीतिक मामले देखना, जैसे कि जंग, शांति और प्रशासन। वहीं कंपनी का जो असली व्यापार वाला काम था, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही देखता रहा। आसान भाषा में कहें तो दिमाग सरकार का और पैसा कंपनी का। अब आते हैं हम अपने तीसरे खंड पर। इस दौर में सिर्फ सरकार का ढांचा ही नहीं बदला, बल्कि कंपनी का जो मूल मकसद था, यानी व्यापार, और भारत के समाज के प्रति उसकी जो भूमिका थी, उसमें भी बड़े जबरदस्त बदलाव आए। यहाँ हम देखते हैं कि बदलाव कैसे धीरे धीरे हुआ। 1793 में कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार 20 और सालों के लिए मिल गया। लेकिन 1813 आते आते माहौल बदल गया। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर से कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया। मतलब भारत के दरवाजे दूसरे ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भी खोल दिए गए। 1,00,000 रुपए, ये रकम अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये इतिहास में पहली बार था जब ब्रिटिश कानून ने कहा कि भारत में एक खास सामाजिक काम के लिए पैसा खर्च करना होगा। जानते हैं वो काम क्या था? 1813 के एक्ट ने 2 बड़ी बातें कही। पहली, कंपनी को हर साल कम से कम 1,00,000 रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने होंगे। और दूसरी, ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर अपने धर्म का प्रचार करने की खुली इजाजत दे दी गई। तो अब कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक और राजनीतिक ताकत नहीं थी, उसे एक सामाजिक जिम्मेदारी भी दी जा रही थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, खंड 4। ये वो दौर था जब बिखरी हुई ब्रिटिश ताकतों को एक साथ लाया गया और पूरे भारत के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाने का काम अपने चरम पर पहुंचा। और सत्ता के इस जबरदस्त केंद्रीकरण को एक बदलाव से बेहतर कुछ नहीं समझा सकता। जो पद अब तक बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था, अब वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये पूरे भारत पर एक छत्र राज का सीधा सीधा ऐलान था। तो 1833 का ये एक्ट उस पूरी प्रक्रिया का आखिरी और सबसे बड़ा कदम था, जो 60 साल पहले शुरू हुई थी।
इसका मतलब ये हुआ कि अब बॉम्बे और मद्रास जैसी बड़ी प्रेसिडेंसीज भी अपनी कानून बनाने की शक्ति खो चुकी थीं। सारी की सारी पावर अब कलकत्ता में एक व्यक्ति के हाथ में आ गई थी। इस नई सुपर पावरफुल पोस्ट पर बैठने वाले पहले शख्स थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और जब इतनी पावर एक जगह आई तो बड़े बड़े फैसले भी लिए गए। पूरे भारत के लिए एक जैसे कानून बनाने के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक लॉ कमीशन बनाया गया और एक बहुत बड़ा सामाजिक सुधार करते हुए दास प्रथा को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी खंड पर। सरकार का ढांचा तो तैयार हो गया, लेकिन इस विशाल साम्राज्य की मशीनरी को चलाएगा कौन? इसके लिए चाहिए थी एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था, जिसे बाद में साम्राज्य का स्टील फ्रेम कहा गया। देखिए, ये एक लॉजिकल अगला कदम था। जब 1833 में सरकार को सेंट्रलाइज कर दिया, तो अब सवाल ये था कि इस सरकार को चलाने वाले लोग कहाँ से आएंगे? और इसी सवाल का जवाब दिया 1853 के आखिरी चार्टर एक्ट ने। इस एक्ट ने एक क्रांतिकारी काम किया। इसने सिविल सेवा में भर्ती के लिए जान पहचान और सिफारिश के सिस्टम को खत्म कर दिया। अब भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता होगी, एक परीक्षा होगी। जो काबिल होगा वही चुना जाएगा। और इस पूरे नए सिस्टम को बनाने और देखने के लिए मैकाले समिति बनाई गई। और 1853 के एक्ट ने एक और बहुत दूर की सोचने वाला काम किया। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के कामों को बांट दिया। मतलब कानून बनाने का काम अलग और उसे लागू करने का काम अलग। एक तरह से ये एक छोटी सी संसद की शुरुआत थी। भविष्य में जो संसदीय सिस्टम बना उसका बीज यहीं बोया गया था। तो इन 85 सालों की कहानी को अगर हम एक लाइन में समेटें तो क्या हुआ? कानूनों की एक पूरी सीरीज ने एक के बाद एक व्यापार करने वाली कंपनी को एक राज करने वाली ताकत में बदल दिया और एक ऐसे साम्राज्य की कानूनी और प्रशासनिक नींव रखी जो अगले 90 साल तक चलने वाला था। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना चाहिए। 1773 से 1858 के बीच जो ये पूरा कानूनी ढांचा तैयार हुआ, उसने 1857 के विद्रोह के बाद शुरू हुए ब्रिटिश राज के असली दौर यानी अगले 90 सालों के लिए आखिर किस तरह का मंच तैयार किया?